नमस्कार दोस्तों, एक और बार आप सभी का स्वागत है दिव्यांशु स्टडी पॉइंट के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है, या फिर आप कह सकते हैं आज की इस क्लास का टॉपिक होने वाला है हमारी जो क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था वाली, उसका जो चैप्टर नंबर 3 है उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण एक समीक्षा। तो इसके रिलेटेड मैं आज इस चैप्टर के नोट्स लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि आपके जो ईयरली एग्ज़ाम आ रहे हैं उसकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास का बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सरप्राइज़ भी देने वाला हूँ, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम देखेंगे इस चैप्टर में जो है हम इस चैप्टर की जो है सबसे पहला पॉइंट है प्रस्तावना। तो इस चैप्टर की जो है हम प्रस्तावना के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है पहला बिंदु कि 1991 का जो दशक था, 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत में जो है नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, तो 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इस नीति का मुख्य जो उद्देश्य था, तो इस नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकालना था। जो हमारी 1991 में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी, इससे पहले जो हमने दूसरा चैप्टर पढ़ा है भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 90, उसमें जो हमने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जाना। ठीक है, भारत कैसे जो है धीरे धीरे अपने में सुधार लाने लगा उसके बारे में जाना, वो हमने 1990 तक के दशक पढ़ा था। लेकिन अब जो हमारा तीसरा चैप्टर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं 1991 में से जो स्टार्ट हुई है, जो उदारीकरण और वैश्वीकरण, निजीकरण की जो ये 3 नीतियाँ LPG जिसे हम कहते हैं, जो नई नीतियाँ चालू की गई थी सरकार के द्वारा, किसके लिए, कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी बहुत ही संकट में थी उससे बाहर निकालने के लिए। तो इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो 1991 में भारत में भुगतान संतुलन का गंभीर संकट उत्पन्न हुआ। ठीक है, भुगतान संतुलन यानी भारत जो है ऋणी हो गया, यानी कि उसने जो है बहुत सारे देशों से ऋण ले रखा था। ठीक है, बहुत सारे देशों से ऋण ले रखा था और विदेशी मुद्रा भंडार केवल कुछ सप्ताह के आयात के लिए ही सहज रह गया था। यानी कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो बहुत ही कम रह गया था, यानी कि कुछ सप्ताह, मात्र 15 दिन का रह गया था, यानी कि 2 सप्ताह आपके NCERT बुक में 15 दिन दिया गया है। तो भारत जो है उस समय जो है बहुत ही ज़्यादा जो है आयात पर निर्भर था, यानी कि भारत जो है बहुत ही ज़्यादा अन्य वस्तुओं का आयात कर रहा था। भारत से निर्यात बहुत ही कम वस्तुएं की जा रही थी तथा भारत में जो आयात की जा रही थी, यानी बाहर के देशों से, विदेशों से मंगाई जाने वाली जो वस्तुएं थी वो बहुत ही बढ़ गई थी, जिसके चलते कुछ ऐसा दौर आ गया जिसमें भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो जो बहुत ही कुछ ही शेष रह गया था। ठीक है, इसीलिए सरकार ने आर्थिक सुधारों की नीति अपनाई। इसलिए सरकार ने क्या किया, आर्थिक जो सुधार थे उसकी नीति अपनाई थी। इन सुधारों के 3 मुख्य स्तंभ थे। इन सुधार के जो हमने चैप्टर के नेम में ही पढ़ लिया है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये 3 जो है बहुत ही इस चैप्टर में हमें जो है इन तीनों के बारे में ही पढ़ना है। 3 मुख्य स्तंभ, ठीक है, 3 मुख्य नीतियाँ, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। हमें सामूहिक रूप से LPG सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें जो है सामूहिक रूप से क्या कह सकते हैं, LPG सुधार। ठीक है, उदारीकरण में लिबरलाइजेशन का L, निजीकरण का प्राइवेटाइजेशन में P और वैश्वीकरण का ग्लोबलाइजेशन में G। इसमें जो हम इसको मिलाकर LPG सुधार भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। ठीक है, उदारीकरण के बारे में। तो उदारीकरण का अर्थ क्या होता है, तो उदारीकरण का अर्थ होता है सरकारी नियंत्रणों, लाइसेंसों और प्रतिबंधों को कम करना। जो सरकारी नियंत्रण थे, यानी कि जो सरकार के नियंत्रण थे उनको कम करना, लाइसेंसों और प्रतिबंधों को भी कम करना। ठीक है, इसे लाइसेंस राज की समाप्ति भी कहा जाता है। ठीक है, उदारीकरण को क्या कहा जाता है, तो उदारीकरण को लाइसेंस राज जो है उसकी समाप्ति भी कहा जाता है। और जैसे कि उदारीकरण जो है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, उदारीकरण की मुख्य विशेषताएं थी कि औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को समाप्त किया गया,
कई उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। आयात निर्यात पर से प्रतिबंध कम किए गए। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया गया। ब्याज दरों को बाजार के अनुसार निर्धारित किया जाने लगा। ठीक है, ये जो है हमने 5 जो है मुख्य जो है इसकी विशेषताएं पढ़ी। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं कि उदारीकरण जो थे उसको लागू करने के पीछे भारत की सरकार के क्या उद्देश्य रहे होंगे, या फिर क्या उद्देश्य थे कि उसने भारत की सरकार में जो है उदारीकरण को लागू किया। तो अर्थव्यवस्था में जो है प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु उदारीकरण लागू किया गया। उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उद्देश्य था। ठीक है, विदेशी पूंजी को आकर्षित करना, आर्थिक विकास को तेज करना। ठीक है, ये जो है कुछ जो है इसके प्रमुख उद्देश्य रहे होंगे जब जो है सरकार ने उदारीकरण को लागू किया होगा। इसके जो है कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े, तो इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव के बारे में हम देख लेते हैं कि उद्योगों में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या था कि उद्योगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना तो बढ़ी, वस्तुओं की गुणवत्ता में भी सुधार हुए, उपभोक्ता को अधिक से अधिक विकल्प मिले, आर्थिक विकास दर में वृद्धि हुई। सबसे इम्पोर्टेंट चौथा पॉइंट है आर्थिक विकास दर में वृद्धि हुई, क्योंकि उस समय जो है 1991 के दौर में भारत जो है आर्थिक संकटों से चारों तरफ से गिर चुका था, और इसके बाद आर्थिक विकास दर में वृद्धि हुई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको जरूर लिखना है। फिर जो है उदारीकरण के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी बढ़े। तो मुख्य नकारात्मक प्रभाव कौन से थे उन्हें देख लेते हैं कि छोटे उद्योगों पर दबाव पड़ा, यानी जो बड़े इस दौर में जो है बड़े बड़े उद्योगों पर सरकार ने ध्यान दिया, यानी बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए, लेकिन छोटे उद्योगों पर जो है बहुत ही ज़्यादा दबाव बढ़ गया था। बेरोजगारी की समस्या बढ़ी थी। ठीक है, बेरोजगारी की जो है समस्या भी बढ़ रही थी, अमीर और गरीब के बीच असमानता बढ़ रही थी। ठीक है, ये जो है कुछ इसके नकारात्मक प्रभाव थे। फिर जो है हम चल लेते हैं अगले पॉइंट की, और अगला पॉइंट कह रहा है निजीकरण के बारे में, कि निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? तो निजीकरण का अर्थ है सरकारी उपक्रमों को निजी क्षेत्र को सौंपना या उनमें निजी भागीदारी बढ़ाना। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या रहे होंगे? तो निजीकरण के उद्देश्य हैं सरकारी घाटे को कम करना, सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यकुशलता बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। ठीक है, ये जो है इसके मुख्य उद्देश्य है। निजीकरण के उपाय यानी कि सार्वजनिक उपकरणों के शेयर बेचना, निजी क्षेत्र को अधिक क्षेत्र में प्रवेश देना, सार्वजनिक उपक्रमों का पुनर्गठन करना। ठीक है, ये जो कुछ इसके उपाय थे। लाभ क्या हुए? कार्यकुशलता में वृद्धि हुई, सरकार का वित्तीय बोझ कम हुआ, बेहतर प्रबंधन और तकनीक का उपयोग किया गया। ठीक है, इससे क्या हानियाँ हुई? तो कर्मचारियों की छटनी, सामाजिक सुरक्षा में कमी आई, कुछ क्षेत्रों में निजी एकाधिकार का खतरा बन गया। ठीक है, मोनोपोली। फिर जो हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, जो हमारा होने वाला है वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको विश्व की अर्थव्यवस्थाओं से कंपेयर करना या फिर जोड़ना। इसकी विशेषताएं क्या थी? तो विदेशी निवेश FDI को बढ़ावा, आयात निर्यात को आसान बनाना, बहुराष्ट्रीय कंपनियां का प्रवेश, विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता। इसके उद्देश्य क्या रहे होंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना, नई तकनीक प्राप्त करना, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भाग लेना। ठीक है, इसके लाभ भी कुछ थे। तो नई तकनीक और प्रबंधन का विकास करना, रोजगार के नए अवसर, विदेशी निवेश में वृद्धि। ठीक है, इसकी हानियाँ क्या होगी? तो घरेलू उद्योगों को नुकसान हुआ, सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ा, विदेशी कंपनियों पर निर्भरता बढ़ी। ठीक है, फिर हम देखते हैं पांचवा पॉइंट है आर्थिक सुधारों की समीक्षा। ठीक है, आर्थिक सुधारों की समीक्षा। तो सकारात्मक पक्ष कहता है कि भारत की GDP वृद्धि दर में सुधार हुआ, सेवा क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई, गरीबी में कुछ हद तक कमी आई। फिर हम इसका नकारात्मक पक्ष देख लेते हैं कि नकारात्मक पक्ष से इसके जो है क्या हुए? तो कृषि क्षेत्र की अपेक्षा हुई, क्षेत्रीय असमानता बढ़ी, आय असमानता में वृद्धि हुई, रोजगार सृजनता में अपेक्षा से कम रहा। ठीक है, फिर छठा और अंतिम पॉइंट इसका देख लेते हैं हम निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष के बारे में हम देख लेते हैं कि 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। इन सुधारों से विकास की गति बढ़ी, परंतु सामाजिक और आर्थिक असमानता भी बढ़ी। इसलिए आवश्यक है कि विकास समावेशी है वो।
सरकार को संतुलित विकास पर ध्यान देना चाहिए। ये जो है इसके कुछ हमने निष्कर्ष देखे। तो इसी के साथ जो है हमारा इस चैप्टर समाप्त होता है, यानी कि ख़त्म होता है। तो मैंने आपसे वीडियो शुरू होने यानी कि क्लास शुरू होने से पहले कहा था कि लास्ट में एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। तो वो सरप्राइज़ होने वाला है कि मैं जो है आपको इस चैप्टर के इसी वीडियो में टॉप 15 MCQs देने वाला हूँ, ठीक है, जो कि यदि आपने तैयार कर लिए तो फाइनल एग्जाम में आप इस चैप्टर से 4 के आओगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, बहुविकल्पीय प्रश्न। और मैंने आगे लिखा है परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं कि नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। तो ए ऑप्शन में 1985, बी ऑप्शन में 1990, सी ऑप्शन में 1991 और डी ऑप्शन में 1995। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन 1991। फिर हम यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं कि LPG सुधारों में एल का अर्थ क्या है। ठीक है, मैंने चैप्टर के शुरू होते ही आपको बताया था LPG सुधारों में एल का अर्थ। तो सबसे पहला पॉइंट है लोकलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, लेबर और लोग। इसका जो सही आंसर है आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। फिर तीसरे क्वेश्चन में उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका आंसर है सी, ठीक है। फिर चौथा प्रश्न है निजीकरण का अर्थ, निजीकरण का अर्थ, इसका आंसर है बी। फिर इसके बाद है पांचवा 1991 में भारत को किस संकट का सामना करना पड़ा, ठीक है। इसके बाद छठा प्रश्न है वैश्विकरण का संबंध किससे है, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर सातवां प्रश्न देख लेते हैं WTO का पूरा नाम क्या है, ठीक है। फिर आठवां प्रश्न देख लेते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट का संबंध किससे है, ठीक है। फिर नौवां प्रश्न देख लेते हैं उदारीकरण के बाद किस क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ। इसके बाद देख लेते हैं MNC का अर्थ है, ठीक है, ये कुछ पॉइंट है। इसके बाद है लाइसेंस राज समाप्त करने का संबंध किससे है, ठीक है। उसके बाद 12वां प्रश्न कह रहा है कि निजीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव है। उसके बाद 13वां प्रश्न है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI का संबंध किससे है, ठीक है। 14वां प्रश्न है आर्थिक सुधारों के बाद किसमें वृद्धि हुई, ठीक है। और लास्ट हमारा टॉप 15 का लास्ट प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 15वां क्वेश्चन LPG सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था, LPG सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। इस चैप्टर के मैंने आपको सबसे पहले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स दिए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको टॉप 15 MCQs भी बताए इस चैप्टर के, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। और आपने अभी देखा दिव्यांशु स्टडी पॉइंट का मेरा ये यूट्यूब चैनल, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही बहुत ही अमेजिंग वाली स्टडी वीडियोज़ मैं आपको देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।